हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे और लगातार आप मेरे वीडियो देख रहे होंगे। जो मित्रों आज मेरी टॉपिक है वो टॉपिक ये है संविधान का तीसरा भाग। और संविधान का जो तीसरा भाग है वह फंडामेंटल राइट है। कौन सा है? फंडामेंटल राइट। संविधान का तीसरा भाग फंडामेंटल राइट। और ये संविधान के सारे भागों में से अगर कहा जाए तो ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? फंडामेंटल राइट। तो आज मुझे इसी पर चर्चा करना है। बहुत ध्यान से आप वीडियो ये देखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। इस पर कई टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है और यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनने व देखने का आप क्या करिएगा? प्रयास करिएगा, ठीक है मित्रों। तो आइए हम चर्चा करते हैं संविधान का तीसरा भाग। संविधान का भाग 3। तो संविधान का भाग 3 कौन सा है? तो संविधान का भाग 3 जो है वह मूल अधिकार है। मूल अधिकार, क्लियर? तो मूल अधिकार है संविधान का तीसरा भाग। अब जरा इस चीज़ पर हम जो पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उस चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। तो भाग 3 मूल अधिकार, इसमें जो हम चर्चा करेंगे मित्र वो कई खंडों से चर्चा करेंगे। और आइए देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहला चीज़, मूल अधिकार के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ेंगे जहाँ से प्रश्न बनते हैं, क्लियर? इसके बाद हम मूल अधिकार के प्रकार व उसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद और फिर हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार के प्रकार का विस्तृत अध्ययन। विस्तृत अध्ययन का मतलब मित्र यहाँ पर है उसकी समझ से, ठीक है। और इसके अलावा मूल अधिकार से संबंधित सिद्धांत और वाद हैं उसको हम देखेंगे। तो ये फंडामेंटल राइट में हम इन 4 बिंदुओं पर डिटेल से चर्चा करेंगे मित्र। तो बहुत ध्यानपूर्वक इस फंडामेंटल राइट को आप देखने का क्या करिएगा? प्रयास करिएगा। देखिए, मूल अधिकार को भारतीय संविधान का एक मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आखिर में मूल अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? और कहीं भी संविधान में मूल अधिकार की परिभाषा नहीं बताई गई है। लेकिन मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि मूल अधिकार में उस सारे व्यक्ति को अधिकार दिए गए हैं जिससे व्यक्ति अपने आप को गति दे सके। यानी कि मूल अधिकार वह प्लेटफार्म तैयार करता है जिससे व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए अपने आप को समाज की मुख्य धारा से जोड़ सके। और ख़ास तो ये फंडामेंटल राइट जो है ये समाज के उन वर्गों के लिए ज़्यादा लाभदायक है जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, और उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है जो पहले कभी ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत आगे थे लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा पिछड़ गए हैं। ये फंडामेंटल राइट मुझे वो अधिकार प्रदान करता है कि जिससे कोई व्यक्ति
जिससे कोई व्यक्ति अपने सम्मान और प्रतिष्ठा को खोए न। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं की सोच के आधार पर इतना अधिकार जरूर दिया गया है कि व्यक्ति अपने आप को समाज की मुख्य धारा से जोड़ सके। जो गिरे हुए हैं वो उठा सकते हैं और जो उठ कर गिरे हुए हैं वो भी अपने आप को उठा सकते हैं। फंडामेंटल राइट वो मुझे अधिकार प्रदान करता है। यही कारण है कि भारतीय संविधान के तीसरे भाग को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का हृदय बताया हुआ है। क्लियर। दूसरी चीज, मूल अधिकार को मौलिक अधिकार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अधिकार के उल्लंघन पे सीधे रिट याचिका जो होती है वो अधीनस्थ न्यायालय में न दाखिल होकर ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दाखिल होती है, क्रमशः अनुच्छेद नंबर 32 और अनुच्छेद नंबर 226 के तहत। क्लियर। क्यों? कारण इसलिए क्योंकि इसकी प्रासंगिकता अभी मैंने जस्ट बताया। तो इस प्रासंगिकता को देखते हुए ताकि व्यक्ति के साथ तुरंत त्वरित न्याय हो सके, इसलिए इसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दाखिल किया जाता है। और यही कारण है कि मूल अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा जाता है। क्लियर। तो ये मूल अधिकार क्या है, आपने इसके बारे में देखा। अब वन लाइनियर के रूप में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उस सारी चीज़ को ध्यान में रखिएगा। पहले हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करते हैं। क्लियर। आइए ये वाला पोर्शन हम उठा के देखते हैं मित्र, बहुत ध्यानपूर्वक आप देखने का प्रयास करिएगा। देखिए, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अगर हम देखें जो पहला चीज़ है उसको जानने का प्रयास करिए। देखिए, जो मूल अधिकार में पहला चीज़ है कि ये भाग 3 के अंतर्गत आता है और ये अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा, मूल अधिकार को कहाँ से लिया गया है बताइए? तो ये अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको संविधान को हृदय कहा है, सब नोट करते जाइएगा। संविधान का हृदय बताया गया है। और पहली बार 1931 के कराची के अधिवेशन में, कराची के अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी क्या की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी क्या की थी? मांग की थी। किसकी? फंडामेंटल राइट की मांग की हुई थी। अगला जो पॉइंट नोट करिएगा मित्र, वो आप ये नोट करिएगा कि इस फंडामेंटल राइट को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे इस एफआर को अगर हम देखें तो इसे अमेरिका में अपरिहार अधिकार के नाम से जाना जाता है और ब्रिटेन में बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है, बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। और फ्रांस में इसे प्राकृतिक अधिकार के नाम से जाना जाता है, इसे प्राकृतिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। तो ये कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि एफआर को अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में किस किस नाम से जाना जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो फंडामेंटल के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अगर देखें तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कि पहली बार फंडामेंटल राइट को संवैधानिक रूप से दिए जाने की बात कैबिनेट मिशन में आया था। तो 1946 के कैबिनेट मिशन में भी ये बात कही गई कि भारत के संविधान में क्या होना चाहिए? भारत के संविधान में एफआर होना चाहिए। क्लियर। और इस पर विचार करने के लिए आप देखेंगे मित्र तो संविधान सभा ने एक समिति गठित की थी। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा एक समिति गठित की गई थी
मूल अधिकार समिति, और मूल अधिकार जो समिति थी, फंडामेंटल राइट की जो समिति थी, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे, जिन्होंने कराची के अधिवेशन में फंडामेंटल राइट की मांग की हुई थी। उन्हीं को संविधान सभा के द्वारा फंडामेंटल राइट समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। जबकि फंडामेंटल राइट के लिए जो उप समिति तैयार की गई थी, उप समिति, तो उप समिति के इस समय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो इस समय जे.बी. कृपलानी थे। जी हाँ, जे.बी. कृपलानी नाम तो आपने सुना होगा। जे.बी. कृपलानी को फंडामेंटल राइट के लिए उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। क्लियर? तो यहाँ से प्रश्न अक्सर बनते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आप जरूर याद कर लेंगे। और आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा ये संविधान का पूरा वीडियो समाप्त होगा, वैसे हम संविधान पर प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे, और वहाँ पर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा जो मैं सारा यहाँ पे बता रहा हूँ, और कमेंट के माध्यम से आप बताने की कोशिश करिएगा। क्लियर? अगर आप भारत के सच्चे नागरिक होंगे तो एक सच्चे नागरिक होने के नाते एक सच्चे नागरिक का मनोबल बढ़ाना आपका एक मौलिक कर्तव्य बनता है। तो आपको मेरा भी मनोबल बढ़ाना होगा कमेंट करके। फिलहाल अभी इस सारे चीज़ को आप नोट्स के रूप में बनाते जाइए और पढ़ते जाइए, ठीक है? अभी उसमें आने में थोड़ा सा वक्त है। आइए देखिए, ये क्या है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो भाग 3 अमेरिका से लिया गया मैग्ना कार्टा, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको हृदय बताया। 1931 के कराची के अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी मांग की थी। एफआर को अमेरिका में अपरिहार्य अधिकार और ब्रिटेन में बिल ऑफ राइट्स, फ्रांस में प्राकृतिक अधिकार के नाम से जाना जाता है। 1946 के कैबिनेट मिशन में एफआर ने संविधान सभा को मौलिक अधिकार रखने की बात की गई थी, और संविधान सभा ने इस पर विचार करते हुए एक समिति का गठन किया, और उस समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और उसके लिए जो उस समिति तैयार की गई थी, उसके उस समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए फंडामेंटल राइट के, वो जे.बी. कृपलानी थे। क्लियर? तो ये एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गया जो फंडामेंटल राइट से प्रश्न बनते हैं। क्लियर? अब आइए देखते हैं फंडामेंटल राइट के प्रकार। तो देखते हैं फंडामेंटल राइट के प्रकार। अब इसको मिटा दें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये सारे टॉपिक को मुझे यहाँ पे पढ़ना है, ध्यान से रखिएगा। अब हम फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे मित्र, ठीक है? आपको तो मज़ा आ रहा होगा, ठीक है? आपको मज़ा आए चाहे ना आए, लेकिन मुझे तो मज़ा आता है पढ़ाने में। चलो अब देखते हैं फंडामेंटल राइट। अगर हम फंडामेंटल राइट के बारे में देखें तो इसके प्रकार के संदर्भ में 2 बातों का ध्यान रखिएगा। अगर हम देखें मूल संविधान में, जी हाँ, मूल संविधान में अगर हम बात कर लें तो मूल संविधान में जो फंडामेंटल राइट के प्रकार हैं वो प्रकार कितने हैं? 7 थे। कितने हैं? 7 हैं। और वर्तमान में फंडामेंटल राइट के प्रकार कितने हैं? तो वर्तमान में अगर देखेंगे तो एफआर की संख्या कितनी है? 6 है। कितने मित्र? 6। इसका मतलब इनमें से एक माइनस किया गया होगा। अब सवाल ये होता है कि वो माइनस कौन किया गया है? तो माइनस यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ, वो माइनस किया गया है 44वें संविधान संशोधन के तहत। 44वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद नंबर 31, और इसमें था संपत्ति रखने का अधिकार, और जिसको 1978 में हटाकर इसके संविधान के 12वें भाग में रखा गया। और 12वां भाग के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 300 का में रखा गया। तो इस तरीके से जो बचते हैं वो कितने बचते हैं? 6 बचते हैं। अब सवाल ये होता है वो 7 फंडामेंटल राइट कौन है? अब उनका नाम यहाँ पर हम लिखते चले जा रहे हैं, आप नोट भी करते जाइएगा।
अगर हम पहले की बात करें फंडामेंटल राइट की, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अगर हम पहले की यहाँ पे बात करें तो कौन से हैं? देखिए, पहला भी यहाँ फंडामेंटल राइट है जो वह है समता का अधिकार। और समता का अधिकार जो है मित्र, वह अनुच्छेद नंबर 14 से 18 है। 14 से कितने हैं? 18 हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो समता के बाद इसमें जो अधिकार आता है वह स्वतंत्रता का अधिकार। और इसमें जो अनुच्छेद हैं वह 19 से 22 है। इसके अलावा जो तीसरा आता है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध का जो अधिकार है वह अनुच्छेद नंबर 23 से 24 है। नोट करते जाइए, ये पूछा जाता है। इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद नंबर 25 से अनुच्छेद नंबर 28 है। और नेक्स्ट अगर हम देख लेते हैं अगला पॉइंट, यहाँ पे देख लेते हैं संस्कृति व शिक्षा बनाए रखने का अधिकार। ठीक है, और किसके संदर्भ में? अल्पसंख्यक वर्गों के लिए संस्कृति व शिक्षा बनाए रखने का अधिकार। और ये अनुच्छेद नंबर 29 से 30 है। क्लियर? अब अगला एवं लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार। और ये अनुच्छेद नंबर इसको 32 में रखा गया है। वास्तव में यहाँ से आपके ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, इस अनुच्छेद से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे 12 और 13। ठीक है, 12 और 13 और इसके बाद 33 और 34 और 35, तो उसका फंडा अलग है और वो भी मूल अधिकार से ही रिलेटेड है, जिसको हम आगे चर्चा करेंगे। क्लियर? लेकिन आपको जो बेसिक रूप से व्यक्ति को अधिकार प्रदान किया गया है, यानी कि सामान्य सिविल नागरिक को जो अधिकार प्रदान किया गया है वो यही है, फंडामेंटल राइट। तो समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा बनाए रखने का अधिकार अल्पसंख्यक वर्गों के लिए, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद नंबर 32। तो ये क्या है? अपने आप में मूल अधिकार के प्रकार हैं। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, ये एक और था इसमें मित्र, थोड़ा से वो आप ध्यान रखिएगा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में एक अधिकार और था, संपत्ति का अधिकार। ये चीज़ संपत्ति का अधिकार, और ये संपत्ति का अधिकार जो है ये अनुच्छेद नंबर 31 में था। क्लियर? तो इस तरीके से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, और इसी को यहाँ से क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। तो जब ये हटा दिया जाएगा तो ये सारे अधिकार तो वैसे ही बचे रह जाएंगे, माइनस इसी की किया गया तो ये सारे अधिकार वर्तमान में बने हुए हैं। क्लियर? तो आपसे पूछेगा एग्जाम में कि मूल प्रारंभ में कुल मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी, और वर्तमान में कुल कितनी है? तो 6 है। क्लियर? अब देखते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है मूल अधिकार के प्रकार व उसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद। तो ये प्रकार हो गए और उसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद। अब देखिए एक चीज़ आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखिएगा। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि समता के अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद हैं? बताइए। दूसरा प्रश्न ये है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इनकी संख्या देख लीजिए। अगर आप देखेंगे तो इसमें कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 5 है, पूछा गया है ये। और इसमें अगर देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में तो कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? 4 है। तो यहाँ 5 और यहाँ पे 4 है। तो इस तरीके से भी आपको चीज़ों को याद करना होगा
कि समता के अधिकार में कुल कितने अंश हैं, तो 5, और धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत कितने अंश हैं, तो 4 हैं। इसी तरीके से बाकी आप याद कर लीजिएगा। क्लियर? तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जल्दबाजी में गलती मत करिएगा। तो मुझे लगता है कि इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब देखिए फटाफट हम चर्चा कर लेते हैं अनुच्छेद। हालांकि मैंने कहा है कि मूल अधिकार के प्रकारों का विस्तृत अध्ययन यहाँ पे मैं करूँगा, लेकिन अब सवाल ये होता है कि फंडामेंटल राइट भाग 3 अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर कितने तक, 12 से लेकर आपने देखा शुरू में कि 12 से लेकर 35 तक है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, फटाफट इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अनुच्छेद नंबर 12 में क्या है? अनुच्छेद नंबर 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद नंबर 13 ये बताता है कि राज्य इस तरीके से किसी भी तरीके का कानून का निर्माण नहीं करेगा जिससे कि फंडामेंटल राइट का क्या होता है, उल्लंघन होता है। अनुच्छेद नंबर 14 में ये बताया गया है कि विधि के समक्ष समान संरक्षण और समान समता का अधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद नंबर 15, जिसको मैं डिटेल में चर्चा करूंगा आगे, अनुच्छेद नंबर 15 में क्या कहा गया? अनुच्छेद नंबर 15 में ये कहा गया है कोई व्यक्ति या राज्य क्लियर, किसी भी व्यक्ति के साथ, उससे व्यक्ति का मतलब यहाँ पे नागरिक हम कह सकते हैं, उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद नंबर 16 में ये कहा गया है कि लोक नियोजन, यानी कि अनुच्छेद नंबर 16 में लोक नियोजन के संदर्भ में बातें कही गई है, सबके लिए रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही गई है। अनुच्छेद नंबर 17 में अस्पृश्यता की बात की गई है, छुआछूत की बात की गई है, अस्पृश्यता उन्मूलन की बात कही गई है। अनुच्छेद नंबर 18 में उपाधियों के अंत के संदर्भ में बात की गई है। तो ये समता का अधिकार समाप्त हो गया। अब स्वतंत्रता के अधिकार में देखेंगे अनुच्छेद नंबर 19, जी हाँ अनुच्छेद नंबर 19, हालांकि उपाधियों के अंत में मैंने 18 बताया, समता का अधिकार समाप्त। अनुच्छेद नंबर 19 में देखेंगे तो स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है, और स्वतंत्रता के अधिकार को भी उसको 6 उप क्लाजों में बांटा गया है। क्लियर? जिसमें आप देखते हैं कि भारत के नागरिकों को अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, तीसरा संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, चौथा कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, पांचवा अगर देखेंगे तो रोजगार के अवसर प्रदान करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, और छठवां कहीं भी जाकर अपना व्यवसाय स्थापित करने की भी स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आप देखेंगे पांचवा निवास करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, और छठवां व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अब देखते हैं अनुच्छेद नंबर 20 अपराधियों के दोष सिद्ध संरक्षण के संदर्भ में बात की गई है, यानी कि कोई व्यक्ति को अपराधी ठहरा दिया गया तो उस अपराधी व्यक्ति को फंडामेंटल के तहत उसको कौन सी सुविधा मिलनी चाहिए कानूनी तौर से, उसकी बात अनुच्छेद नंबर 20 में कही गई है। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 21 में जो कही गई है वह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद नंबर 22 में कुछ दशाओं में, जी हाँ कुछ दशाओं में गिरफ्तार व्यक्तियों के दोष संरक्षण के संदर्भ में बात कही गई है। अनुच्छेद नंबर 23, अब ये स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त हो गया, दूसरा प्रकार। इसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में आप देखेंगे अनुच्छेद नंबर 23 में किसी व्यक्ति के बलात्श्रम या उसके साथ दुर्व्यापार के संदर्भ में शोषण से बचाव करने के संदर्भ में बात की गई। अनुच्छेद नंबर 24 में कारखानों एवं अन्य संस्थानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में कार्य करने के लिए प्रतिबंध की बात की गई है। अनुच्छेद नंबर 25, अब यहाँ पर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद नंबर 25 में अगर आप देखेंगे तो अनुच्छेद नंबर 25 में धर्म अंतःकरण, धर्म के प्रचार और प्रसार व आचरण के संदर्भ में बात कही गई है। अनुच्छेद नंबर 26 में धर्म प्रबंधन की बात कही गई है, और अनुच्छेद नंबर 27 में विशेष धर्म के लिए करारोपण के प्रतिबंध के संदर्भ में बात कही गई है, और अनुच्छेद नंबर 28 में धार्मिक संबंधित शिक्षण संस्थाओं को
धार्मिक संबंधित शिक्षण संस्थाओं को स्थापित किए जाने के संदर्भ में बात की गई है। अनुच्छेद नंबर 29 में देखेंगे तो वहाँ पर अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार प्रदान किया गया है। और अनुच्छेद नंबर 30 में अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अपने शिक्षण संस्थान को स्थापित किए जाने की भी बात की गई है। अनुच्छेद नंबर 31 में संपत्ति रखने का अधिकार प्रदान किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, जिसको जाकर लास्ट में कहाँ रखा गया, 12वें भाग अनुच्छेद नंबर 300 में। तो वर्तमान में तो ये नहीं है, तो है को 6वां भाग संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद नंबर 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्लियर? मैंने इसलिए ओरल यहाँ पर आपको कंटेक्ट करके बताया ये सारे अनुच्छेदों को, ताकि जो बच्चे पढ़े हैं उनका रिवाइज हो जाए और जो नहीं पढ़े हैं वो एक बार अच्छे से सुन लें। अब ऐसा नहीं है कि मैंने उस चीज़ को लिखा नहीं, समझाया नहीं। इसके बाद का जो वीडियो आएगा उस पर एक एक अनुच्छेद पर उसका एक्सप्लेनेशन होगा, और होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इन अनुच्छेदों के कई उप अनुच्छेद हैं। जैसे अनुच्छेद नंबर 13 को 4 उप अनुच्छेदों में बांटा गया है, अनुच्छेद नंबर 15 को 5 उप अनुच्छेदों में बांटा गया है, वही हाल 16 का भी है। अनुच्छेद नंबर 20 को 3, 19 को आपने देखा 6, 22 को भी 3। ठीक है, तो इस तरीके से इसके उपखंड है जिसको आपको याद करना होगा, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। और इसके अलावा उसका क्या मतलब होता है थोड़ा बहुत वो भी जानना है। हालांकि मैं वहाँ पर पूरा बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि मेरा जो ये वीडियो है वो SSC या टेट और पेट जैसे विद्यार्थियों के लिए है, लेकिन थोड़ा सा उस पर एक समझ विकसित करने के लिए आवश्यक बन जाता है कि आपको उसमें रुचि पैदा कर दें। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ वन लाइनियर के चक्कर में पड़ते हैं, और यही कारण होता है कि वो याद करते हैं और तुरंत भूल जाते हैं। और भूलता कोई चीज़ जल्दी तभी है और जल्दी याद नहीं होता है, तो उसके पीछे एक कारण यही होता है सबसे बड़ा, कि उसके शब्दावलियों की समझ नहीं है, और उसके शब्दावलियों की समझ न होने के सबसे बड़ा कारण ये होता है कि आपकी उसके प्रति रुचि नहीं है, आप पढ़ाई दबाव में करते हैं। क्लियर? तो कम से कम आपको तो इतना जानना ही चाहिए। तो मित्र, नेक्स्ट टाइम में जो अभी मैंने सारे अनुच्छेद लिए हैं, इसी अनुच्छेद पर डिटेल्स में वीडियो लेकर आऊँगा और अनुच्छेद बाई अनुच्छेद चीज़ें पर चर्चा करेंगे। वीडियो छोटा होना चाहिए ताकि आप उतने समय में चीज़ों को अच्छे से कवर करते जाइए। क्लियर? तो इसी के साथ ये मौलिक अधिकार का यहाँ पे टॉपिक मैं समाप्त कर रहा हूँ। आगे मूल अधिकार से जो जुड़े हुए नेक्स्ट टॉपिक हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर फिर आऊँगा। तो मित्रों, इसी के साथ जय भारत, जय हिंद।